हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। आज के वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के ही पौधों का चुनाव क्यों किया। राइट साइड में तुम्हें एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ये मेंडल साहब के ओरिजिनल रिसर्च पेपर का हिस्सा है। अपने रिसर्च पेपर में वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट के पास कम से कम दो खूबी अवश्य ही होनी चाहिए। पहला, उसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, और दूसरा, इन प्लांट्स के पास एक ऐसी शील्ड भी हो जिससे वो क्रॉस पॉलिनेट ना हो पाए। यानी कोई बाहरी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो रिजल्ट्स एररफुल होंगे। ऐसे प्लांट्स को खोजने के दौरान मेंडल साहब ने पाया कि फैबेसी फैमिली के प्लांट्स इन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं। इन प्लांट्स के पास एक खास तरह का फ्लोरल स्ट्रक्चर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को रोक सकता है। फैबेसी फैमिली वही फैमिली है जिसमें अपनी दालें इत्यादि आती हैं। मेंडल साहब ने इस फैमिली के कई प्लांट्स के साथ काम करना शुरू किया और अंत में उन्होंने मटर यानी पाइसम सटाइवम को अपने प्रयोगों के लिए चुना। आइए अब एक एक कर कर उन कारणों पर नजर डालते हैं जिसके कारण मेंडल साहब ने मटर के पौधों का चुनाव किया। तो पहला कारण यह कि मेंडल साहब के पहले भी कई वैज्ञानिकों ने मटर की अलग अलग प्रजातियों को क्रॉस कराकर हाइब्रिड तैयार किए थे। उनके द्वारा किए गए काम को मेंडल साहब ने एज अ रेफरेंस यूज किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कोई साइंस प्रोजेक्ट दूं और तुम उससे संबंधित जानकारी को गूगल या यूट्यूब पे सर्च करो। अब जो जानकारी तुम्हारे हाथ आएगी वही तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए रेफरेंस होगी। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे थॉमस एंड्रयू नाइट, जिन्होंने ग्रे और वाइट सीड वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया, जिससे उनको ग्रे सीड वाले हाइब्रिड मिले। अब उन्होंने इस हाइब्रिड को वाइट सीड वाले मटर के पौधे के साथ क्रॉस कराया। ये क्रॉस एक्चुअल में एक बैक क्रॉस था। बैक क्रॉस को हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे। अंत में उन्हें दो तरह के पौधे प्राप्त हुए, एक जिनके पास ग्रे सीड थे और दूसरे जिनके पास वाइट सीड थे। ये रिसर्च वर्क मेंडल साहब के काम के जैसा ही था, बस यहाँ फर्क इतना ही था कि थॉमस साहब ने ऑफ स्प्रिंग्स के डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कारण की तरफ, जहाँ हम कहते हैं पी प्लांट छोटे थे, उनका कल्टीवेशन आसान था। छोटे होने के कारण छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उगाए जा सकते थे। तुम चाहे इन्हें खेत में लगा लो, चाहे तो ग्रीन हाउस में लगा लो, चाहे तो पॉट्स में लगा लो, तुम कहीं पर भी इन्हें ज़्यादा संख्या में लगा सकते थे। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ ज़्यादा संख्या, इसका मतलब है बड़ा सैंपल साइज, यानी प्लेंटी ऑफ डेटा। सैंपल साइज जितना ही बड़ा होगा, एक्सपेरिमेंट की ऑथेंटिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से केवल 3 स्टूडेंट्स को सर्वे के लिए चुना गया। अब यदि उस सर्वे के आधार पर यह कंक्लूजन किया जाए कि अधिकांश छात्रों को अमुक विषय पसंद है, तो ये कंक्लूजन गलत हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल 3 छात्रों की राय पर ही सारे छात्रों की पसंद का अनुमान लगा लिया गया है। इसलिए जब सैंपल साइज छोटा होता है तो रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है और वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता। अब जरा सोचो, यदि यही सर्वे 1000 में से लगभग 800 बच्चों के बीच किया गया होता तो उस रिजल्ट्स को कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक माना जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो वह पूरी पॉपुलेशन को सटीक रूप से दर्शाता है। मटर के पौधों की एक और विशेषता थी, वो था इनका शॉर्ट जेनरेशन टाइम। तुम्हारे सैंपल प्लांट का जेनरेशन टाइम जितना कम होगा, उतनी ही जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम क्रॉप बोओगे, वो जल्दी मैच्योर होगी, उतनी ही जल्दी तुम उसे हार्वेस्ट कर सकोगे। जितनी जल्दी कोई क्रॉप हार्वेस्ट होगी, उतनी ही जल्दी तुम नई क्रॉप लगा सकोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हम कहते हैं कि मटर की बहुत सारी वैरायटीज थी। एक्चुअल में मेंडल साहब ने कई सारे सीड सप्लायर से सीड खरीदे थे। लगभग 34 वैरायटीज के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया था। इनमें से बहुत सारी वैरायटीज ऐसी थी जिनके ज़्यादातर प्लांट्स तो एक जैसे थे, लेकिन कुछ प्लांट्स बिल्कुल ही अलग थे जो अगली जनरेशन में भी वैसे ही रहे।
ये कैरेक्टर एक दूसरी ही वैरायटी से मिलते जुलते थे। मेंडल साहब ने सोचा कि कहीं ना कहीं दो वैरायटीज के सीड्स आपस में मिल गए हैं। ऐसे सीड्स को मेंडल साहब ने डिस्कार्ड कर दिया। बाकी सारी वैरायटीज ने एक ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स दिए थे। 2 सालों के ट्रायल के दौरान उनमें कभी भी कोई खास अंतर नहीं देखा गया। इस तरह 34 में से अंततः 22 वैरायटीज का चयन मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया। वैरायटीज ज़्यादा होने के कारण मेंडल साहब को ट्रेड्स भी ज़्यादा मिले। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला पॉइंट है पी प्लांट्स हैव डीपली डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि पी प्लांट्स के पास इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, जिसे देख करके हम आसानी से जान सकते थे। अब जैसे एक प्लांट 2 मीटर लंबा है तो दूसरे की लंबाई केवल आधा मीटर है। एक के सीड गोल हैं तो दूसरे के सीड रिंकल्ड हैं। एक के सीड कलर येलो है तो दूसरे का सीड कलर ग्रीन है। एक का फ्लावर वायलेट है तो वहीं दूसरे का फ्लावर वाइट कलर का है। ये सारे ही ट्रेट्स एक दूसरे से बहुत अलग थे, जो इस स्टडी के लिए बेहद ज़रूरी थे। मेंडल साहब ने इनके आधार पर यह समझने की कोशिश की कि कैसे पौधों में कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ पी आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्लावर। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां कहा जाता है कि मटर के पौधे में सेक्स ऑर्गन फूल के अंदर कील नाम की एक रचना में बंद रहते हैं। इसे तुम इमेज में देख सकते हो। कील एक्चुअल में 2 लोअर मोस्ट पेटल हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, और ये स्टेमन और पिस्टिल को ढके रहती हैं, जिससे ना तो पॉलन ग्रेन फूल से बाहर जा सकता है और ना ही कोई दूसरा पॉलन ग्रेन फूल के अंदर ही आ सकता है। अब ऐसा होता है कि फूल खिलने के पहले ही सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं। फ्लावर की बड स्टेज में ही एंथर फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और उसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इस कारण इन फूलों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यही कारण है कि मटर में बार बार एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें बहुत कम या ना के बराबर ही जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है। अब फर्ज करो कि मेंडल साहब ने यदि किसी ऐसे पौधे का चुनाव किया होता जिसमें एंथर और पिस्टिल एक्सपोज्ड होते हैं, जैसा कि तुम्हें इस इमेज में दिखाई दे रहा है, तो मेंडल साहब बाहरी फूलों से आए पॉलन ग्रेन को नियंत्रित नहीं कर पाते और उन्हें सही रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो कुल मिला के ये 5 रीजन थे जिनके कारण मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चुनाव किया। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।